Okay. Let's begin today's topic, prevention and control of air pollution. तो वायु प्रदूषण को कैसे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में ये टॉपिक आज का रहेगा। तो पहले कुछ चीजें देखते हैं यहाँ पर, वो है इंडोर एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है, जो घरों के अंदर है, बिल्डिंग्स के अंदर है, ऑफिसेस के अंदर है, हॉस्पिटल्स के अंदर है। तो बिल्डिंग कंपाउंड प्रीमाइसेस के अंदर जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, चार दीवारी के अंदर जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन जो होता है, उसको कहते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन। ठीक, इंडोर एयर पोल्यूशन। तो अब इंडोर एयर पोल्यूशन कैसे हो सकता है, क्या क्या सोर्सेस इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहला सोर्स होता है पेंट्स जो होते हैं हमारे घरों में, जो पेंट किए जाते हैं, ठीक है, कारपेट्स वगैरह, फर्नीचर, ठीक है, जिसमें सब पेंट्स वगैरह लगा रहता है, वार्निश वगैरह लगी रहती है। तो इन सब में बेसिकली होता क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है, भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे पेंट्स वगैरह और बाकी चीज़ों में जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे ही भाप में बन के हवा में प्रवेश कर जाते हैं। तो इनको कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये भी एक इंडोर एयर पोल्यूशन का एक सोर्स है। उसके साथ साथ घरों में साफ सफाई के लिए हम लोग जो फिनाइल वगैरह यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूमिगेशन के लिए जो चीज़ें यूज करते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी हैजार्डस गैसेस होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी हद तक खतरनाक रहती हैं। इनका बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग समय तक, लंबे समय तक अगर इनको कंज्यूम किया जाए, इनको इनहेल किया जाए या इसके प्रेजेंस में रहें, तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर अस्पतालों की बात की जाए, हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल्स में भी इंडोर एयर पोल्यूशन कई तरह के होते हैं, जैसे कि जो भी वहाँ पे वेस्ट पड़ा है, वेस्ट जैसे कि मेडिकल वेस्ट, ठीक है, यूज्ड सिरिंज पड़ी हैं, कॉटन स्वैप्स पड़े हैं, ठीक है, टिश्यूज सेल्स वगैरह जो ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकले, उनको अच्छे से अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया हो, तो ऐसे जो भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस वहाँ पे होते हैं, ये सब इन ऑर्गन्स पे, इन यूज टिश्यूज पे, ग्लव्स वगैरह पे पड़े रहते हैं, और ये भी एयर के कांटेक्ट में आकर, ठीक है, हवा में फैलना शुरू हो जाते हैं। तो एक ये भी कारण है अस्पतालों में इंडोर एयर पोल्यूशन का। उसके अलावा जो भी कंजेस्टेड एरियाज होते हैं जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहता, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहता, और घरों के अंदर जैसे कि छोटे छोटे मकान होते हैं, स्लम्स वगैरह की अगर हम बात करें, ठीक है, या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर घरों के अंदर जो फ्यूल यूज करते हैं, जो खाने के लिए कुकिंग फ्यूल होता है, वो फायरवुड होता है, ठीक है, वहाँ पे क्लीन कुकिंग गैस जैसे कि एलपीजी वगैरह अगर यूज नहीं हो रहा है, बायोमास का इस्तेमाल हो रहा है, वुड्स वगैरह को, लकड़ी को काट के जला रहे हैं, उस पर खाना पका रहे हैं, तो इससे भी बहुत सारा इट रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ स्मोक, काफी सारा धुआं होता है। आपको पता ही है, स्मोक में कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कई सारे ऐसे पॉल्यूटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि एयर में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से स्पेशली जो बच्चे हैं और वल्नरेबल लोग हैं, जिनको कई सारी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह हो सकती हैं अगर बहुत लंबे समय तक ऐसे इंडोर एयर पोल्यूशन में वो रहें। तो ये तभी होता है जब बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन की प्रॉब्लम कहीं हो, आप बंद जगह में रह रहे हैं। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, कैसे इसे रोकें या कम करें, इंडोर एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो कुकिंग फ्यूल यूज होता है या पहले यूज होता था, अब तो काफी कम हो गया है। तो अभी भी जहाँ जहाँ लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, काउ डंग केक्स, कंडे वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, उनको रिप्लेस कर देना चाहिए क्लीन फ्यूल से, जैसे कि बायोगैस, एलपीजी, ठीक है, या अगर इलेक्ट्रिसिटी घर में है तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, ठीक है, उस पर जो अप्लायंसेस हैं उसके हेल्प से खाना वाना पका लें, और उसके साथ साथ सोलर एनर्जी के थ्रू सोलर कुकर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। तो उससे भी क्या होता है कि ये सब क्लीनर फ्यूल्स होते हैं, इनको जब बर्न करते हैं, जब उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो पॉल्यूटिंग एजेंट्स नहीं होते हैं। तो इससे भी इंडोर एयर पोल्यूशन कम होता है। या अगर ज़रूरत पड़ भी रही है
कि हाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा वुड एज अ फ्यूल, तो पेड़ों की उन वैरायटी का इस्तेमाल किया जाए जो लीस्ट स्मोकिंग होते हैं, मतलब उनसे धुआं कम से कम निकलता है। स्पेशली जो बबूल का पेड़ होता है, अगर उसको एज ए कुकिंग फ्यूल इस्तेमाल करें, एज अ मतलब उसको जला के उस पर खाना पकाया जाए, तो वो कंपैरेटिवली बाकी जो पेड़ होते हैं उसके कंपैरिजन में कम धुआं देता है। ठीक, इसके साथ साथ कोयले के अलावा चारकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। चारकोल कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू वुड, एज कम्पेयर टू कोल, ये ज़्यादा जो है क्लीन है, क्योंकि इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनाया जाता है, लकड़ी से बनता है एक तरह से ये। तो इसमें जो है कार्बन कंटेंट जो होता है इसका काफ़ी जल्दी बर्न हो जाता है, और जो ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं उसका जो कंसंट्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का बाकी का, वो कंपैरेटिवली कोल से काफ़ी कम रहता है। और इसके साथ साथ हम लोग का जो घर का किचन वगैरह होता है, जहाँ पे कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, सब्जी के वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, फूड के जो वेस्ट होते हैं, जो खाना बच जाता है, चाहे वेजिटेरियन खाना हो नॉन वेजिटेरियन खाना हो, तो वो डस्टबिन में पड़े पड़े क्या रहता है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो अगर प्रॉपर तरीके से आप नहीं रखेंगे, बंद करके नहीं रखेंगे डस्टबिन को, तो डीके होना शुरू हो जाएगा एक्सपोज किचन वेस्ट का। ठीक है, तो होता यही कि कवर करके रखा जाए, और प्रॉपर समय पे जो भी गार्बेज कलेक्शन वगैरह हो रहा है तो अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। जो भी कूड़ा लेने वाले, कलेक्ट करने वाले आ रहे हैं उनको समय समय पे देते रहिए। और इसके साथ साथ क्या है कि वेस्ट को भी सेग्रीगेट कर के रखें। जो सूखा ड्राई वेस्ट है उसको अलग रखें, जो वेट वेस्ट है, गीला वेस्ट है, उसको अलग रखें। प्री ट्रीटमेंट एट द सोर्स, जहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं इस तरह का काम करें कि हम स्टार्टिंग से ही वेस्ट को कोशिश करके रखें कि ये और ज़्यादा डीके ना हो जाए, ज़्यादा डिकम्पोज ना हो जाए, इसमें पैथोजेंस ना लग जाएं। ठीक है, तो ये कोशिश करना चाहिए वेस्ट को कवर करके रखें, एक्सपोज एयर में करके ना रखें इसको, और उसके साथ साथ रूम्स को साफ सुथरा रखें, स्टरलाइज करके रखें। तो इससे क्या होगा, काफ़ी हद तक जो घरों में पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन, वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो ये बात करी हमने इंडोर एयर पोल्यूशन की। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की। जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे कैसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन, तो रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि क्लीनर फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ऐसे फ्यूल्स का, अब ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री है तो वहाँ पे लेट्स अज्यूम कोई पावर जनरेटिंग इंडस्ट्री है, तो कोशिश की जाए कि काफ़ी हद तक ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करें जो जलने के बाद, कंबशन के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं, गैसेस बाहर निकल रही हैं, वो काफ़ी हद तक कम रहे। तो उसमें LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना चाहिए पावर प्लांट्स में, फर्टिलाइजर प्लांट्स में। एक तो पहली बात ये चीपर भी है और काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब यही होता है कि जब उसको बर्न करते हैं तो पॉइजनस गैसेस वगैरह कम निकलती हैं एज कम्पेयर टू दूसरे फॉसिल फ्यूल्स के। और इसके साथ साथ इन इंडस्ट्रीज को ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि अपने आप में इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ताकि जो पोल्यूटेंट्स बाहर निकल रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं, गैसेस बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, और जो भी हैजार्डस बाय प्रोडक्ट्स वेस्ट बन रहे हैं उनको मिनिमाइज किया जाए। मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए, सेपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। और इसके साथ साथ ये इंडस्ट्रीज अपने यहाँ फिल्टर डिवाइसेस लगाएं, ठीक है, जिसकी हेल्प से ऐसे डिवाइस को इंस्टॉल करें जो रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करे। ठीक है, कोई भी लेट्स अज्यूम इंडस्ट्री है जो कि कुछ कंज्यूम कर रही है और बाद में चिमनी के थ्रू बाहर धुआं निकल रहा है, तो सोर्स पे ही जो बाहर पोल्यूटेंट्स बाहर निकल रहे हैं उनको रिड्यूस कर सके। तो ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए कि काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स को या पार्टिकुलेट मैटर को या जितने पोल्यूटेंट्स को उनको इनिशियल स्टेज में ही ट्रैप कर लिया जाए और एयर में मिक्स ना होने दिया जाए। तो ऐसे भी इक्विपमेंट्स का, डिवाइस का इंस्टॉलेशन इंडस्ट्रीज में करना चाहिए और करते भी। ठीक है, तो ये तरीका है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकने का। इसके साथ साथ कई सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने बात किया इंस्टॉलिंग डिवाइसेस। तो डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं,
ठीक है। तो डिवाइसेस लाइक फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इनर्शियल कलेक्टर्स, स्क्रबर्स, ग्रेवल बेड फिल्टर्स या जिसको ड्राई स्क्रबर्स भी कहते हैं, तो ये सब क्या है, डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल करके पॉल्यूटेंट्स को इनिशियल लेवल में ही ट्रैप कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। ठीक है, तो ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं किसको, पॉल्यूटेंट्स को। ठीक है, जो भी प्रदूषक तत्व हैं उनको रोक लिया जाता है इन डिवाइसेस की हेल्प से। तो ये डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाता है इंडस्ट्रीज में, कारखानों में। तो देखते हैं कि करके डिवाइसेस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, क्या है। तो फिल्टर वर्ड तो आपने सुना ही है, घर में भी कई बार देखा होगा, केमिस्ट्री वगैरह में भी लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो फिल्टर्स का इस्तेमाल किया ही होगा। ठीक है, तो फिल्टर्स भी लगाए जाते हैं कई सारे इंडस्ट्रीज में। फिल्टर्स रिमूव पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। पर्टिकुलेट मैटर आप समझते ही होंगे, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। जो बहुत ज़्यादा इनफेमस और बदनाम पर्टिकुलेट मैटर है वो आपके PM2.5 और PM10 आते हैं। ठीक है, तो 2.5 और 10 जो है ये माइक्रॉन्स में आता है, और 2.5 माइक्रॉन्स और 10 माइक्रॉन्स माइक्रोमीटर में होता है, बहुत छोटा होता है, बाल के साइज का भी 1/4 हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिनका वेट इतना कम होता है कि ये हवा में टहलते रहते हैं। इन पे ग्रेविटी बहुत जल्दी एक्ट करके इनको नीचे गिरा नहीं पाती, ये सस्पेंडेड रहते हैं, इसीलिए कई बार इनको सस्पेंडेड मैटर भी कहते हैं या सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। कई बार इनको एरोजोल्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो एरोजोल्स बोलो, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर बोलो या PM बोलो, पर्टिकुलेट मैटर बोलो, एक ही बात है। ये सब ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि किसी मीडियम में बह रहे हैं, चाहे वो हवा में तैर रहे हों, चाहे पानी में हो, ठीक है, चाहे किसी और गैस में मिक्स हो। तो ऐसे जो गैसेस बाहर निकलती हैं चिमनीज के थ्रू, में कई सारे ऐसे ऐसे पॉल्यूटिंग एजेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो फिल्टर्स वगैरह काफी हद तक हेल्प करते हैं, कोई भी गैस जो बाहर निकल रही है किसी चिमनी के थ्रू, किसी इंडस्ट्री से, तो उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको ट्रैप कर लें, उसको रिमूव कर लें, तो फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो बहुत फेमस फिल्टर यूज किया जाता है उसका नाम है बैग हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम। इसका बस नाम जानते रहिए कि बैग हाउस फिल्ट्रेशन, बेसिकली एक बैग होता है फिल्टर जैसे, रोकने उसी के अंदर से गैस बहाई जाती है, और ये बैग हाउस फिल्टर जो बैग होता है फिल्टर का बना हुआ, वो ट्रैप कर लेता है इन पर्टिकुलेट मैटर को। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इन दिस प्रोसेस अ स्ट्रीम ऑफ पॉल्यूटेड गैसेस, मतलब गैस को एक डायरेक्शन में छोड़ा जाता है, एंड इट इज टेकन आउट थ्रू अ क्लॉथ, एक कपड़े के थ्रू बाहर निकाला जाता है, वही कपड़े को बैग बोला गया है, बैग हाउस बोला गया है। ठीक, which causes the polluted particles to move to one side and clean gas is released। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इस बैग में, और जो क्लीन गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से बैग हाउस फिल्टर के थ्रू पर्टिकुलेट मैटर को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। और एक बहुत इफेक्टिव तरीका है जिसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ESP। ठीक है, तो ESP काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मैटर है, एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, और इसकी हेल्प से जैसे आप देखते हैं ना कि ऐड आता है सेवलॉन वगैरह का, डेटॉल का, कि 99.9% जर्म्स को मार देता है, ऐसी लाइजॉल का ऐड आता है कि 99.9% जर्म्स को किल करने में एफिशिएंट है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का भी ये दावा रहता है कि इट कैन रिमूव ओवर 99% पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन दी एग्जॉस्ट। तो जो बाहर गैसेस निकल रही हैं, फ्यूम्स निकल रही हैं, उसके अंदर जो भी पर्टिकुलेट मैटर है, ऐसे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोल्यूटिंग एजेंट्स हैं, तो 99% पार्टिकल्स को ये ट्रैप करने में काबिल रहता है। तो ESP इज अ डिवाइस दैट रिमूव्स सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गैस। एक गैस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर तैर रहे हैं, प्रेजेंट हैं गैस के अंदर, या किसी भी चिमनी के थ्रू या किसी भी गैस स्ट्रीम से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको ये ट्रैप करने का काम करता है। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का इस्तेमाल होता है, और इसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं प्लेट्स की हेल्प से जो है क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं पार्टिकल्स को। इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखिए, वो डायग्राम आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ज़्यादा क्लियर करेगा आपको। तो डायग्राम में आपको ये एरिया
अभी देखना है। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये दूसरा है स्क्रबर, इसको बाद में देखेंगे, अभी आप इस पे ध्यान दीजिए। तो देखिए ये डर्टी एयर जिसको यहाँ लिखा गया है, ये आप कह सकते हैं गैस है जो चिमनी के थ्रू या बाहर निकल रही है किसी आउटलेट के थ्रू, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी है। तो ये देखिए ये वो एक पाइप है, ये एक जगह है जिसके अंदर भेजा जा रहा है किसको, एयर को भेजा जा रहा है, गैस को भेजा जा रहा है, गैस के अंदर पार्टिकल्स है। तो देखिए ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कह दो या पार्टिकुलेट मैटर कह दो, ठीक है। इस तरह कई सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को ट्रैप करना है मेन काम, ठीक है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज कोरोना का, और इसकी हेल्प से नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम्स छोड़ी जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन की बीम्स छोड़ी जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो है जाके अटैच हो जाता है डस्ट पार्टिकल से, ठीक है। तो देखिए ये डस्ट पार्टिकल से नेगेटिव चार्ज अटैच हो गया, तो ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मान लीजिए ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक एनायन फॉर्म में आ गया, जैसे कैटायन एनायन होते हैं वैसे ये नेगेटिव चार्ज में आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में पुल कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। तो अब नीचे प्लेट्स लगाई जाती हैं, इसको कहते हैं कलेक्शन प्लेट, जो कि बेसिकली ग्राउंडेड होती है, तो कंपैरेटिवली जीरो पोटेंशियल पे होती है, तो इसकी कंपैरिजन में पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जब यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होना शुरू होते हैं, क्योंकि अब 10 पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो जब वो इस प्लेट के थ्रू होके जाता है, ये प्लेट लगी है यहाँ पर, ठीक है, ये सब प्लेट्स लगी हैं, और ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये प्लेट्स अपनी तरफ जो है खींच लेती हैं इन 10 पार्टिकल्स को, क्योंकि इन 10 पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये 10 पार्टिकल चिपक जाते हैं यहाँ के, फिर इन प्लेट्स को हिला हिला के बीच बीच में इनको हिलाया जाता है प्रेशर के थ्रू, ताकि वो पार्टिकल्स जो 10 पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाए जमीन पे या किसी एक कलेक्शन सेंटर पे, और जो बाकी क्लीन गैस है जिसमें पार्टिकल्स नहीं है वो बाहर निकाल दिया, ठीक है, ताकि अब ये हवा में जाके मिक्स हो जाए, क्योंकि जो मेन पोल्यूशन कॉजिंग पार्टिकल्स थे उनको हमने ट्रैप कर लिया, उनको हमने रिलीज नहीं किया इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में क्या रिलीज हो रहा है, एक कंपैरेटिवली क्लीनर एयर रिलीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, और जो डस्ट पार्टिकल्स उनको हमने कलेक्ट कर लिया है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इसका भी इंस्टॉलेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे होता क्या है कि डस्ट को, ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर हैं, इनको चार्ज किया जाता है आयन से, ठीक है। तो अब ये आयनाइज हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो आयनाइज पार्टिकुलेट मैटर इज कलेक्टेड ऑन एन अपोजिटली चार्ज सरफेस। तो इनको प्लेट्स जो कि अपोजिट चार्ज होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होती हैं, उनके कांटेक्ट में लाकर कलेक्ट कर लिया जाता है। तो वर्किंग कैसे होती है समझ लीजिए। तो इस डिवाइस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं, जिनका जो वोल्टेज है वो काफी ज्यादा हाई होता है, दे आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स, और ये इलेक्ट्रोड वायर्स इलेक्ट्रॉन बीम्स या इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते रहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स वहां टहल रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू डस्ट पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल से जाके अटैच हो जाते हैं, जो गैस वहां बह रही है इन इलेक्ट्रोड वायर्स के बगल से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रही है इलेक्ट्रोड वायर्स, और डस्ट पार्टिकल पे जाके चिपक जाती है। अब होता क्या है कि डस्ट पार्टिकल या जो पार्टिकुलेट मैटर हैं जिनको बाहर निकालना है, उनको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, दे गेट अ नेट नेगेटिव चार्ज। और फिर जो ये प्लेट्स हैं जिनके थ्रू ये गैस जा रही है, डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं बगल में, द कलेक्टिंग प्लेट्स आर रिलेटिवली पॉजिटिवली चार्ज, तो उनको ग्राउंड कर देते हैं, तो उनपे एक रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज आ जाता है डस्ट पार्टिकल पे। और आपको पता ही है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो डस्ट पार्टिकल जो कि नेगेटिव चार्ज है वो खींचे आ जाते हैं प्लेट की तरफ। अब कोशिश ये की जाती है कि जब ये डस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, जब ये डस्ट पार्टिकल्स इन प्लेट्स के थ्रू जा रहे हैं, ये फ्लो होते हुए जा रहे हैं, तो इनको धीमी गति से भेजा जाए, धीमे गति से, मतलब वेलोसिटी बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से भेज देंगे तो अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव का उतने अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ एयर, मतलब जो गैस जा रही है बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेटों के बीच से, कलेक्टिंग प्लेट जो है इनके बीच से जो ये गैस जा रही है जिसके अंदर 10 पार्टिकल्स हैं, तो वेलोसिटी मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल।
धीरे से जब गैस बहेगी तभी अट्रैक्शन हो पाएगा नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल का और पॉजिटिव प्लेट का, तभी वो डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट होकर वहां से हट पाएगा, वरना तेजी से निकल जाएगी हवा तो इस तरह का अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप नहीं कर सकते। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल जो कि जाके अट्रैक्ट होकर ट्रैप हो जाते हैं, दे आर रिमूव फ्रॉम द कलेक्शन सरफेस बाय ओकेजनल शेकिंग द सरफेस। तो ये जो प्लेट्स वगैरह हैं जिन पे जाके चिपक जाते हैं, इनको हिला देते हैं समय समय पर ताकि ये कलेक्ट होके बाहर निकल जाए। तो ऐसी डिवाइसेस का इस्तेमाल, ईएसपी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, स्टील प्लांट्स। इस तरह के इंडस्ट्रीज जहाँ पे ज़्यादा धुआं बाहर निकलता है, ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट, तो वहाँ पे ईएसपीज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये 99.9% एफिशिएंट होते हैं पार्टिकुलेट मैटर या डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने में। तो ये आपके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब जो इसके बगल में डायग्राम है, ये डायग्राम है आपके नेक्स्ट डिवाइस का जिसका नाम है स्क्रबर। ठीक है, स्क्रबर वहीं से आया ये वर्ड स्क्रबर। अब इसको समझ लेते हैं यहाँ क्या होता है। So scrubbers are wet collectors। अब इसमें होता क्या है कि जो भी एरोजॉल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं या पार्टिकुलेट मैटर हैं जो कि किसी गैस में हैं, इनको रिमूव करते हैं आइदर बाय कलेक्टिंग वेट पार्टिकल्स ऑन अ सरफेस फॉलोड बाय देयर रिमूवल और एल्स द पार्टिकल्स आर वेटेड बाय अ स्क्रबिंग लिक्विड। तो ये देखिए होता क्या है यहाँ पर, इस डायग्राम को देखिए, ड्राई एयर जो कि जिसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, जिनमें से हमें पॉल्यूटेंट्स को अलग करना है, उसको यहाँ से बाहर निकाला जाता है, अंदर डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वाटर स्प्रे कर दिया जाता है या कोई ऐसा लिक्विड स्प्रे कर देते हैं जिसके थ्रू इस गैस को बाहर निकालते हैं। जब किसी लिक्विड मीडियम के थ्रू एक गैस बाहर निकलती है और ऐसी विस्कस लिक्विड होती है जिसके जब गैस जाए तो उस विस्कस लिक्विड में, चिपचिपे लिक्विड में डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएं और क्लीन एयर, यहाँ से क्लीन एयर बाहर निकल जाए। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं हमारा नेजल ट्रैक, हम लोग की नाक में हम लोग सांस लेते हैं तो एयर हमारे नोज के अंदर जा रही है। ठीक है, और नोज में हमारे क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस है जो आप वेट लिक्विड जैसा नाक में आप देखते हैं। ठीक है, तो वो म्यूकस है एक तरह का, तो वो एक चिपचिपा का विस्कस फ्लूइड है और जब वहां से हवा अंदर जाती है हमारे नाक में तो जो डस्ट पार्टिकल्स हम अंदर लेके जा रहे हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं, वो उस म्यूकस में चिपक जाती है और हवा अंदर नाक पे हमारे अंदर तक पहुंच पाती है। तो वैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल होता है, एक ऐसी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करें, ऐसे लिक्विड का इस्तेमाल करें जो कि स्क्रब कर ले, मतलब डस्ट पार्टिकल को बाहर खींच ले, अंदर ले ले और क्लीन गैस उसके थ्रू बाहर निकल जाए। तो ये आपका होता है स्क्रबर। तो द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड एज दे ट्रेवल फ्रॉम सपोर्टिंग गैसियस मीडियम टू द लिक्विड स्क्रबिंग मीडियम। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसमें हैं, गैसियस मीडियम में, एक गैस है उनके अंदर ये पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स को हमें ट्रैप करना है, हम क्या करते हैं, इसको एक लिक्विड स्क्रब के थ्रू भेज देते हैं और ये स्क्रब मीडियम क्या करता है, ट्रैप कर लेता है इन डस्ट पार्टिकल्स को और उसके थ्रू फ्लो होते हुए बाकी की गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। दिस इज जस्ट लाइक म्यूकस इन द ट्रैकिया ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो स्क्रबर का इस्तेमाल वहां ज्यादा किया जाता है जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड के कंटेंट ज्यादा निकलते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा जहां होता है वहां पे स्क्रबर ज्यादा इफेक्टिव है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, इसके पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए स्पेशली जो है इस्तेमाल करते हैं स्क्रबर्स का। नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर। सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स, फिजिक्स में आपने दो फोर्सेस पढ़ी होंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जैसे किसी चीज को आप तेज तेज घुमाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो एक पार्टिकल पे एक फोर्स लगती है जो उसको अंदर की तरफ खींचती है, सेंटर की तरफ, और एक उसको सेंटर से दूर बाहर फेंकती है। ठीक है, जैसे कोई यहाँ चीज है जिसको आप नचा रहे हैं, ये जब घूम रही है तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगती है जो उसको सेंटर से बाहर फेंकेगी। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक फोर्स होती है जो उसको सेंटर की तरफ खींचती है, ये आपकी होती है सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर फेंकने का काम करती है। तो इसी का इस्तेमाल, जैसे आपको साइक्लोन्स का स्टार्ट करते से आपने देखा हो कहीं साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन का जो रोटेशन होता है तेजी से घूमता है, ठीक है। तो जब आपके वॉशिंग मशीन भी होते हैं जो तेजी से मूव करते हैं, अंदर जो उसका रोटर होता है, तो किसी भी चीज को तेजी से घुमाना है तो उसमें फोर्स प्रोड्यूस होती है, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो inertia of suspended particulate matter in a gas is higher than its solvent। तो solvent यहाँ पे क्या है, solvent है गैस, ठीक है। जैसे ये आपकी एक गैस बह रही है, ठीक है। इस गैस के अंदर कुछ पार्टिकुलेट मैटर है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे ये मान लीजिए ये बड़े बड़े आपको जो दिख रहे हैं ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या पार्टिकुलेट मैटर है। और बाकी क्या है, गैस है, स्मोक है, गैस है, ठीक है। इन्हीं पार्टिकल्स को ट्रैप करना है। अब कंपैरेटिवली गैस के कंपैरिजन में ये पार्टिकल्स हैवी। वैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिकुलेट मैटर बहुत हल्के से होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन गैस तो इनसे भी हल्की जाती है जिनमें वो टहल रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन, गैस कंपैरिजन में ये पार्टिकल्स के पास मास होता है और मास पे ही डिपेंड करता है इनर्शिया, ठीक है। तो suspended particulate matter in gas is higher than its solvent, and as inertia is a function of mass of particulate matter, this device collects heavier particles more efficiently, ठीक है। तो देखिए इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, कई कॉन्सेप्ट होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया बेसिकली एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको जिस स्टेट में रखो वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। मतलब अगर वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहना चाहेगा, और अगर वो मूविंग में है तो वो मूव करते रहना चाहेगा, ठीक है। तो इसी इनर्शिया के लॉ पे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर। तो होता क्या है, यहाँ पे किसी चीज को तेजी से घुमा देते हैं तो वो घूमते रहना चाहेगा, और उस पर फिर फोर्स लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इसको बाहर तरफ धकेलती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोन कलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। साइक्लोन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनर्शियल कलेक्टर। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये डायग्राम देखें आप, ये एक तरह की सिलिंड्रिकल बॉडी, ठीक है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है एक सिलिंड्रिकल बॉडी जैसा है, ये इसका कोनिकल पार्ट है, कोन जैसा दिख रहा है आपको, और यहाँ से प्योर गैस, या कह सकते हैं कि जिसमें पॉल्यूटेंट्स अब ज्यादा नहीं है, वो गैस बाहर निकल रही है। इसके अंदर पॉल्यूटेड गैस को यहाँ से डाला जाता है जिसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं। फिर वो जैसे गैस अंदर जाती है उसको नचा दिया जाता है, देखिए गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है, ऐसे 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 घूमते 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 गैस बाहर निकलती है यहाँ से। तो जब गैस घूम रही है तो घुमा दिया जा रहा है, तो पार्टिकल्स भी घूमना शुरू हो रहे हैं। अब उन पार्टिकल्स पे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, और वो फोर्स जो है उनको धक्का देके इस वॉल के आसपास इन वॉल्स पे धक्का मारती है, जो ये वॉल है इस कलेक्टर की, ठीक है। तो ये जो वॉल है इन वॉल की तरफ धक्का देती है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो वॉल पे आके कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से उनको सेपरेट कर लिया जाता है अलग से। और जो फ्रेश गैस होती है वो कंपैरेटिवली फ्रेश गैस, या जिसको कहें जिसके अंदर पोल्यूटेंट्स नहीं है, वो बाहर निकल जाती है। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स यूज साइक्लोनिक एक्शन टू सेपरेट डस्ट पार्टिकल्स। साइक्लोनिक एक्शन मतलब वही तेजी से घुमा देते हैं चीजों को, साइक्लोन का रूप ले लेता है एक तरह से, ठीक है। तो it uses cyclone action to separate the dust particles from gas stream, ठीक है। तो in a typical cyclone the dust gas stream मतलब जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऐसी गैस को इंटर किया जाता है एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो गैस को इंटर किया गया डिवाइस के अंदर, डिवाइस जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में है, ऐसे शेप में है, ठीक है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर एंगल पे गैस को डाला और फिर इसको रोटेट करा दिया, गोल 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 घूमते घूमते आ रहा है। और जब ये गोल गोल घूम रहा है तो उसको डस्ट पार्टिकल्स जो है उनको यहाँ यहाँ फेंका दिया जाता है, मतलब उसमें जो फोर्स लगती है फोर्स से वॉल पर टकराता है डस्ट पार्टिकल्स, और टकरा के नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। So the dust particles or the gas enters at an angle and it is spun rapidly
तेजी से घुमा देते हैं, फिर क्या जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि इसको तेजी से घुमाया गया है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड बाय द सर्कुलर फ्लो, ये जो सर्कुलर फ्लो हुआ है इससे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हुई है, दिस फोर्स थ्रोस द डस्ट पार्टिकल्स टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द साइक्लोन। तो ये जो वॉल है साइक्लोन की, जो दीवार आप देख रहे हैं बगल में, जो यहाँ पे थ्रो कर देता है इन पार्टिकल्स को, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल, these dust particles या suspended matter they fall into a hopper located underneath। तो इनके नीचे एक हॉपर होता है, एक कलेक्शन प्लेटफॉर्म होता है, उसके अंदर जाके ये गिर जाते हैं डस्ट पार्टिकल, तो इनको फिर बाहर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, और जो फ्रेश गैस है, मतलब जो कंपैरेटिवली क्लीन गैस है, उसको बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है आपके मोटरसाइकिल्स के, कार्स के, व्हीकल्स के इंजन में। तो बेसिकली वेहिकुलर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि जो व्हीकल से पोल्यूशन निकल रहा है, गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकल रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस डिवाइस का नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो बेसिकली यहाँ पे कैटालिटिक वर्ड आया है कैटलिस्ट से, ठीक है। कैटलिस्ट आप लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना, उसमें कैटलिस्ट हेल्प करते हैं। और इसके ठीक उल्टे होते हैं इनहिबिटर, जो रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कैटलिस्ट की। तो होता क्या है कि जो भी पोल्यूटेंट गैसेस निकलती हैं हमारे गाड़ियों के इंजन से, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल्स हो, स्कूटर्स हो, तो जो गैसेस बाहर निकल रही हैं, दे इंक्लूड अ पॉइजनस गैस। जो कार के या गाड़ियों के जो हमारे एग्जॉस्ट हैं, साइलेंसर्स हैं, जिसमें धुआं बाहर निकल रहा है, उसमें एक पॉइजनस गैस भी होती है, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, काफी फेमस गैस है। और उसके साथ साथ कई सारे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो जो फ्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं पेट्रोल डीजल, वो भी एक ऑर्गेनिक फ्यूल है, ठीक है। तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन के कई सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कई सारे कार्बन के कंपाउंड जो कि वेपराइज होकर बाहर निकलते हैं फ्यूम्स के फॉर्म में, वो भी बाहर निकलते हैं। और उसके साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बाहर निकलते हैं, किससे, हमारे गाड़ियों के धुएं से जो बाहर निकलता है। अब कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है कि इन पॉइजनस सब्सटेंसेस को, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड को और नाइट्रोजन ऑक्साइड को, इनको किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जो कि लेस हार्मफुल हो, ठीक है। तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं इनको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने में। तो बेसिकली यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। ये भी आप लोगों ने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसमें एक साथ साइमल्टेनियस जो होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। कुछ चीज़ों को रिड्यूस किया जाता है, उनका रिडक्शन होता है, कुछ चीज़ों का आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स में क्या होता है, इनका नाम ही है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कन्वर्ट कर रहे हैं किसी को, मतलब किसी एक गैस को या पार्टिकल को या एक सब्सटेंस को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको रिड्यूस करके या ऑक्सीडाइज करके। और क्योंकि ये कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं तो उनका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो इसमें क्या क्या सब्सटेंसेस का, एलिमेंट्स का, मेटल्स का इस्तेमाल होता है। इन डिवाइस में एक्सपेंसिव मेटल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम। तो ये तीनों मेटल्स में से किसी मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। और इनको फिट कर दिया जाता है ऑटोमोबाइल, गाड़ियों में इनको फिट कर देते हैं, ताकि जब जो हमारे एग्जॉस्ट इंजन से धुआं बाहर निकल रहा है, फ्यूम्स के थ्रू बाहर होते हुए जा रहा है, तो ये उस धुएं को कन्वर्ट कर दें, उसमें जो पार्टिकल्स हैं किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें रिडक्शन ऑक्सीडेशन करके, जो कि कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल हो, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। पॉइजनस गैसेस के जो एमिशन से बाहर निकले उसको कम करने का ये काम करते हैं। काम कैसे होता है, ये काम देख लीजिए इसका। तो जो भी गैसेस हैं, धुआं है जो बाहर निकल रहा है गाड़ियों से, दिस स्मोक पासेस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। अब इसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, जो फ्यूल है हमारी, वो अपने आप में एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही है, पेट्रोल डीजल, ठीक है। तो उसमें एक ऐसे पार्टिकल जो पूरी तरीके से जल नहीं पाएंगे कंबशन चैम्बर, तो अनबर्न्ड है, फूड पार्टिकल्स है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, तो उनको कन्वर्ट करता है ये, कि ये कार्बन पार्टिकल्स, जो कार्बन फूड पार्टिकल्स ये ऐसे ही बाहर ना निकल जाएं, इनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो
कार्बन पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देता है CO2 में और H2O में। अब CO2 एंड H2O दीज आर नॉट पॉइजनस, ठीक है, वाटर वेपर तो बाहर निकल ही गया ऐसे, और CO2 भी अपने आप में बहुत ज्यादा पॉइजनस नहीं एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, उसके कंपेरिजन में CO2 पॉइजनस नहीं माना जाता। ऑलरेडी हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ CO2 है और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स वगैरह भी हैं जो कि CO2 को सिंक करना जानते हैं, एब्जॉर्ब करना जानते हैं। तो CO2 जो है वो एक न्यूट्रल फॉर्म माना जाता है, पॉइजनस फॉर्म नहीं माना जाता, ठीक है। तो और इसके साथ साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल रही है गाड़ियों से, नाइट्रिक ऑक्साइड जो बाहर निकल रही है, इनको चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है दूसरे फॉर्म, ठीक है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को चेंज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, CO को कन्वर्ट कर देते हैं CO2 में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया गया, ऑक्सीडेशन कर दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब ऑक्सीडेशन किसको आप समझ सकते हैं ये भी देख लीजिए, क्या क्या चीजें ऑक्सीडेशन होती हैं। कहीं भी जब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स कहीं गेन हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहा है। अब आप देखिए CO में एक ऑक्सीजन एटम था, अब यहाँ पे 2 आ गए हैं, CO2, ठीक है, 2 आ गए हैं। तो ऑक्सीजन जब कहीं बढ़ जाए तो उसका क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और इसके साथ क्या हो सकता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। किसी सब्सटेंस में से आप H को, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें, तब भी इसको क्या कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। या उसका जो केमिकल बॉन्ड है उसमें से क्या हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए, पॉजिटिव चार्ज हो जाए एक तरह से। तो ऐसा कुछ अगर हो जाए तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है ये देख लीजिए, रिडक्शन में क्या होता है आपका, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, H एटम्स लगना शुरू हो जा रहे हैं किसी कंपाउंड में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, जैसे N2 है, नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं आप एमोनिया में, लेट्स एज्यूम नाइट्रोजन है, ये किसी तरीके से एमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो क्या रहा है इसमें, इस नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन एटम ऐड हो गए। तो हाइड्रोजन एटम का जुड़ने का मतलब क्या होता है कि ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो नाइट्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस टू एमोनिया, ठीक है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसी चीज से ऑक्सीजन बाहर निकाल लेंगे, ऑक्सीजन एटम्स, तो भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज अगर चला जा रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। तो इन्हीं 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस में, कैटालिटिक कन्वर्टर में, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किया जाता है पॉइजनस गैसेस का। उनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डाल के या निकाल के, कि वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो कि लेस हार्मफुल हो, और फिर उनको बाहर निकाल दिया जाए गाड़ी से, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये एक पॉइजनस गैस है, इसमें एक और ऑक्सीजन एटम ऐड करके इसको CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, एक और ऑक्सीजन एटम इसमें ऐड कर दिया गया। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये जो NO है, NO को कन्वर्ट कर दिया N2 गैस में, नाइट्रोजन गैस में, जो ऑलरेडी बहुत एबंडेंट में है हमारे। तो इसमें क्या किया आपका, देखिए ऑक्सीजन को हटा दिया, ठीक है, N2 बन गया, ये NO से N2 बन गया। तो देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम नहीं दिख रहा कहीं, यहाँ लॉस हो गया उसका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और वहां पे क्या था, ऑक्सीडेशन हो गया था, क्योंकि तो गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो गया, फाइन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन इज टैकल्ड यूजिंग अ केमिकल प्रोसेस फॉर रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन होता है, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं,
दिस ब्रेक्स अप नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ठीक है, तो उससे होता है क्या कि नाइट्रोजन भी हार्मलेस है और ऑक्सीजन भी हार्मलेस है, और जो ऑलरेडी हमारे पास आसपास सराउंडिंग में है उनको कोई खास हार्म नहीं पहुंचाते। लेकिन हाँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हार्मफुल हैं। ठीक है, बाद में जाके एसिड रेन वगैरह करवाते हैं, तो इनको इसलिए ट्रैक करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर रिलीज कर देते हैं। इनको रिड्यूस करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट सेपरेट बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही इस्तेमाल होता है ऑक्सीडेशन का। इसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन एटम ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीडेशन होता है कि जो भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, बाकी के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर, उनमें भी जो है उनको कन्वर्ट कर देते हैं CO2 और H2O में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से ऑक्सीडेशन हो गया। आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड करके CO2 बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि लेस हार्मफुल है। तो ये आपका हो गया कैटालिटिक कन्वर्टर। और क्या तरीके यूज किए जाते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज में, ये तो आपने देखा कि क्या क्या डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ अबव मेंशन्ड डिवाइसेस, अदर कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड। और मेजर्स क्या हो सकते हैं कि जब आपको कोई चीज बाहर निकालना ही है, कोई गैस है एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल रही है, उसको निकालना ही है, जितना आपने ट्रीट करना था उसको ट्रीट कर दिया, मतलब उसको हार्मलेस कर दिया, तो अब उसको फाइनली एयर में मिक्स होना ही है, उसको आप कहीं और स्टोर करके नहीं रख सकते। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चिमनीज हों जिनसे धुआं बाहर निकालो, उसको काफी हाइट पे रखें, ताकि वो जितना दूर हाइट पे रहेगी, जो गैस होती है, वार्म एयर है, वो ऊपर राइज करती है। उसको जितना ऊपर से छोड़ोगे, ठीक है, लेट्स एज्यूम ये ग्राउंड लेवल है, ये एक फैक्ट्री है और ये इसकी एक चिमनी, ठीक है, और ये आपका स्मोक बाहर निकल रहा है। एक मिनट, ठीक है, ये फैक्ट्री है और ये इसकी चिमनी है, ये, और ये धुआं बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका एनवायरनमेंट भी है, यही हम और आप रह रहे हैं, यही हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यही सब लोग रह रहे हैं। तो ये धुआं जो है हमारे एनवायरनमेंट में रहेगा तो सीधे हमारे कांटेक्ट में आएगा, हमको नुकसान करेगा। तो अगर इसी चिमनी की हाइट बढ़ा दी जाए, ठीक है, लंबी हाइट कर दी जाए और फिर वहां से इसको रिलीज किया जाए धुएं को, तो ये धुआं सीधे ऊपर निकल जाएगा, अपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और हम तक नहीं जल्दी पहुंचेगा, सीधे हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ चिमनी, ये काम भी किया जाता है। जो हमारे NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, बाकी के जो इन्वायरमेंट एनफोर्सिंग मिनिस्ट्रीज हैं, उनका भी ये काम होता है कि ऐसे कारखानों को, इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। ठीक है, वार्निंग दी जाती है ऐसे इंडस्ट्रीज को कि आप ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करिए जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, और अगर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनको बंद भी कर दिया जाता है। ठीक है, और कोशिश की जाती है कि जितने भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे पोल्यूशन ज़्यादा होने की चांसेस हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाए, उनको शहरों से बहुत दूर रखा जाए, या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे मानव ज़्यादा रह रहे हैं उनसे दूर रखा जाए, आउटस्कर्ट्स पे रखा जाए, शहर के बाहर रखा जाए। ठीक, और कोशिश ये होती है कि हर एक इंडस्ट्री में, फैक्ट्री के आसपास या अगल बगल हर जगह ग्रीन बेल्ट बनाई जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ खूब लगाए जाए, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो नेचुरल कार्बन सिंक होते हैं। ठीक है, उनका काम ही है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए ग्रीन बेल्ट लगाने की बात की जाती है कि जितना भी एक्स्ट्रा गैसेस बाहर CO2 निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये करेगा। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स जो सरकार ने समय समय पे लिए हैं व्हीकल प्रदूषण को रोकने के लिए, जो गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहा है उनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जनरली लिए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस पॉलिसीज जो बना के किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। तो एमिशन स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि हाँ, जो गाड़ियां हैं उनको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना होगा ताकि पोल्यूशन को कम लाया जा सके। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर गाड़ी कितना धुआं बाहर निकाल सकती, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसके लिए
एक पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पक सर्टिफिकेट बनाया जाता है। हर एक गाड़ी का आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग अपनी गाड़ियों के लिए एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते होंगे, पोल्यूशन कार्ड बनता होगा, कई बार चालान कटता होगा तो पूछते होंगे कि हाँ पोल्यूशन बनवाया है तक नहीं बनवाया, ठीक है। तो ये भी समय समय पर चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी कितना ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, ठीक है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। अब देखिए ऐसे तो हर गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर होता ही, हम लोग की गाड़ियों में रहता ही है, लेकिन इनकी एक लाइफ होती है, कैटलिस्ट की एक लाइफ होती है। ये जो पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, ये जो कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं, इनकी भी लाइफ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है। तो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, सरकार ने सेट किए कि हाँ कितना ड्यूरेशन होना चाहिए और कब इनको चेंज करना चाहिए, ठीक है, या कब इनको डीरेगुलराइज करके हटा देना चाहिए। तो क्योंकि जितने पुरानी गाड़ी होगी उनके कैटालिटिक कन्वर्टर्स उतने पुराने हो जाएंगे और वो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी एफिशिएंसी खत्म हो रही होगी, ठीक है। तो ऐसे व्हीकल जो पुराने हो जाते हैं, उनके कैटालिटिक कन्वर्टर्स खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और फिर उनके अंदर वो क्षमता नहीं रहती कि कैसे इसको कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो ऐसी गाड़ियां बहुत ज़्यादा खतरनाक पोल्यूशन फैलाती हैं। इसीलिए पोल्यूशन को चेक करने के लिए व्हीकल्स नीड टू ऑब्टेन PUC सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। यही पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो आप लोग बनवाते हैं एट रेगुलर इंटरवल, समय समय बनाया जाता है। इसमें होता है कि हाँ ये कितने समय के लिए बना है, फिर आप उसको रिन्यू कराना है, फिर से चेक कराना पड़ेगा। तो इसमें एक प्रिस्क्राइब लिमिट्स होती है कि जो गाड़ी पोल्यूशन निकाल रही है आपका, वो इट शुड नॉट बी बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब लीगल लिमिट्स। जितनी लिमिट है कि इतना धुआं निकल सकता है या इतना पोल्यूटिंग एजेंट बाहर निकल सकता है, अगर उससे ज़्यादा गाड़ियाँ की पोल्यूशन फैला रही है तो उसको उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अब ये पॉइंट तो कोई खास आज की डेट में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि प्राइस ऑफ डीजल इज मच लोअर देन पेट्रोल। फिलहाल के रेट में तो आप देख ही रहे हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह गया है, डीजल पेट्रोल बहुत रेट इनके बढ़ गए हैं। लेकिन हमेशा आप देखते होंगे कि डीजल का प्राइस, पेट्रोल चाहे जितना ही बढ़ जाए, डीजल चाहे जितना ही बढ़ जाए, डीजल का प्राइस हमेशा पेट्रोल से कम ही रहता है, ठीक है। तो जनरली इसलिए करते ताकि डीजल का यूज़ प्रमोट किया जाए, मैक्सिमम डीजल गाड़ियाँ बने, ठीक है। क्योंकि इसमें होता है कि डीजल में एज कम्पेयर टू पेट्रोल ये एमिशन थोड़े कम होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जितनी भी हैवी गाड़ियां हैं वो डीजल पे ही चलती हैं, तो इकोनॉमिक रीजन की वजह से भी डीजल के प्राइस को कम रखा जाता है, ठीक है। पुराने ज़माने में पेट्रोल्स में टेट्राइथाइल लेड का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अब नहीं होता, बैन कर दिया गया बहुत पहले। तो अब अनलेडेड पेट्रोल आता है, पहले पेट्रोल में लेड मिला दिया जाता था। तो अर्लियर लेड इन द फॉर्म ऑफ टेट्राइथाइल लेड what was added in the petrol to raise the octane level for the smooth functioning of engines। इंजन में क्या होता है, कई बार जो फ्यूल यूज होता है उसकी वजह से नॉकिंग साउंड आना शुरू हो जाती है, इंजन खराब होना शुरू हो जाता है। तो उसमें फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए जो हाइड्रोकार्बन के अंदर है उनका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा एजेंट डाल देते हैं जिससे इंजन की लाइफ पे असर ना पड़े, नॉकिंग प्रोवाइड ना। तो इसमें टेट्राइथाइल लेड का इस्तेमाल पहले करते थे, लेकिन इससे क्या था कि जो लेड है जब ये बर्न होता था तो ये बाहर निकलता था धुएं के फॉर्म में, और ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट है। तो एडिशन ऑफ लेड इन पेट्रोल हैज़ बीन बैंड टू प्रिवेंट द एमिशन ऑफ लेड पार्टिकल। तो अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, और अब जो है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। आप देखेंगे बसेस वगैरह जो हैं, ऑटो रिक्शा जो हैं, CNG का इस्तेमाल सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है। स्पेशली जितनी भी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है या एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत सीवियर रहता है, जितनी भी ऐसी मेट्रो सिटीज़ हैं स्पेशली दिल्ली वगैरह में, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मैंडेटरी है कि जो बस हैं, टेम्पो रिक्शा हैं, ऑटो हैं, वो सब के सब CNG पे ही चलें, ठीक, ताकि पोल्यूशन हम कम से कम रख सकें। आगे देखते हैं। तो पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में जो CNG होता है वो पूरा बर्न हो जाता है अच्छे से, ठीक है, और पीछे कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उतना नहीं छोड़ता, अनबर्न पार्टिकल्स नहीं छोड़ता, ठीक है, पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो इसलिए कंपैरेटिवली काफ़ी क्लीन भी है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक पर्पज से भी देखा जाए तो काफ़ी सस्ता भी है। CNG इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल। और एक फ़ायदा इसकी चोरी करना आसान नहीं। अब आपकी गाड़ी कहीं बाहर खड़ी हो तो जो भी थीव्स वगैरह हैं वो आपके जो पेट्रोल टैंकी है इसको खोल खाल के उसमें से बाहर पाइप के थ्रू तक करके डीजल और पेट्रोल की चोरी कर सकते हैं। लेकिन
CNG कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ बाय द थीव्स, ठीक है। लेकिन अब जो गैस है उसको चुराना इतना आसान नहीं है, लिक्विड मीडियम को चुराना आसान है, तो वो चुरा लिया जाता था। तो उसमें ये भी फायदा है कि कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ बाय द थीव्स, और इसमें एडल्ट्रेशन भी आसानी से नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें कुछ मिक्स करना हो वो भी नहीं कर सकते। तो एडल्ट्रेशन पेट्रोल और डीजल में पहले आराम से कर सकते थे, लेकिन वो निकालना आसान है, इसमें कोई सामान मिक्स करना आसान है। गैस को ये काम करना आसान नहीं है, तो इसमें मिक्सिंग भी नहीं हो पाती, एडल्ट्रेशन भी नहीं हो पाता, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम यही आई, अब तो इसको सॉल्व ऑलमोस्ट हर जगह कर लिया गया है, क्योंकि जब स्विच करना था CNG में तो डिफिकल्टी वाज ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर द CNG थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स एंड पंप्स एंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई, ठीक है। सप्लाई होने के लिए जरूरी था कि अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह के थ्रू या बाकी पाइप्स के थ्रू CNG की सप्लाई अच्छी रखी जाए, ताकि हर जगह CNG प्रॉपर्ली अनइंटरप्टेड वे में सप्लाई हो सके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अब काफ़ी समय में इसको भी जो है कवर अप कर लिया गया है, और हर जगह आप देखते हैं CNG स्टेशन हैं, CNG गाड़ियाँ आराम से हर जगह ट्रैवल करती रहती हैं। स्पेशली दिल्ली में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी स्टार्टिंग से ही, तो दिल्ली में काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए थे फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पोल्यूशन, और वहाँ पे फेज आउट किया गया कि जितने पुराने व्हीकल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए, उनको दिल्ली में चलाने से मना कर दिया जाए, कि आप दिल्ली से बाहर चलाना हो चलाएं, लेकिन दिल्ली में ना चलाएं। इसके साथ साथ यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, ये बहुत पहले से वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल, ये बात काफ़ी पुरानी है, अब तो किसी पेट्रोल में लेड वगैरह नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में जब था तो दिल्ली से हटाने के लिए सब चीज़ों को हटाया गया जल्दी जल्दी, ताकि दिल्ली का AQI मेंटेन किया जा सके, ठीक है। और मैंडेटरी कर दिया गया था कि हर गाड़ी में कन्वर्टर्स वगैरह हो, ठीक है। अब धीरे धीरे सरकार ने न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हर जगह लॉन्च करी, और एक प्रॉपर रोड मैप बनाया, ताकि इंडियन सिटीज जितनी भी हैं हर जगह हम ब्रिंग डाउन कर सकें, कट डाउन कर सकें किसको, व्हीकुलर पोल्यूशन को, कि व्हीकल्स के थ्रू पोल्यूशन जो हो रहा है उसको हर जगह हटाने के लिए पूरे थ्रू आउट द सिटीज। अभी जो प्लांट आपने देखे ये स्टार्टिंग में लॉन्च किए गए थे दिल्ली में, फिर धीरे धीरे उसको ओवरऑल इंडिया में हर जगह फैलाया गया। सरकार ने स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई, स्ट्रिक्ट हो गई सरकार, कई सारे पेनल्टीज लगाना शुरू कर दिया, और कहा कि भाई अब ऐसे फ्यूल्स इस्तेमाल होने चाहिए जिससे सल्फर और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं पेट्रोल डीजल में वो कम से कम बाहर निकले, ठीक है। तो बेंजीन लाइक कंपाउंड या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि ज़्यादा पोल्यूटिंग एजेंट हैं, जो धुएं के थ्रू बाहर निकल रहे हैं गाड़ियों से, या सल्फर डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रहा है उसको रिड्यूस करने का काम किया। तो इसके लिए सरकार ने एक रोड मैप बनाया, एक तरीका बनाया, एक एक्शन प्लान बनाया, एक गोल सेट किया, एंड द गोल वाज टू सेट अ रोड मैप एंड टू रिड्यूस द सल्फर टू 50 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल। अब देखिए जब फ्यूल बर्न होता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड्स बाहर निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है। किसी भी फ्यूल को हम मानते हैं कि वो ज़्यादा क्लीन फ्यूल है अगर उसके अंदर सल्फर का कंटेंट कम है, क्योंकि जितना कम सल्फर होगा तो उतना ही कम सल्फर बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो मेन एम होता है कि फ्यूल को क्लीन करने के लिए उसके अंदर सल्फर के कंटेंट को क्लीन किया जाए, कम किया जाए, ठीक है, और उसके अंदर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनको भी कम किया जाए। तो अब आपने ये चीज़ तो न्यूज़ में कई बार सुना ही होगा, BS6। अब हम लोग की गाड़ियों में जो पेट्रोल पड़ रहा है BS6 फ्यूल है वो, और जो गाड़ियां भी हम नई नई बन के आ रही हैं वो भी BS6 मॉडल पे। तो BS6 क्या होता है, क्या चीज़ है, ये इसको भी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में पोल्यूशन का जब ये केस था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार को निर्देश दिए, मैंडेशन दिया कि भाई आप ऐसी पॉलिसीज नियम बनाइए जिससे कि BS6 फ्यूल को लाया जाए, और बाकी के व्हीकल्स को अब लाना बंद किया जाए। जितने भी नए व्हीकल्स बन रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी BS6 के ऊपर बनने चाहिए। फ्रॉम अप्रैल 2017 BS4 नॉर्म्स आर एप्लीकेबल नेशन वाइड, ठीक है। BS4 नॉर्म्स चल रहे थे 2017 के देश में, लेकिन हुआ क्या, 2018 में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, जजमेंट दिया, इन दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ बैन ऑन द सेल ऑफ BS4 व्हीकल्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2020। तो पिछले साल अप्रैल में सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैन लगाना चाहिए भारत स्टेज 4 व्हीकल को। BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज, ठीक है, और जो नंबर होता है वो एक नंबर असाइन किया जाता है, जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना क्लीन वो फ्यूल होगा, उतना क्लीन वो इंजन
कैलिब्रेशन उसमें होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए अनाउंस किया, पब्लिक पॉलिसी बनाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 BS6 नॉर्म्स होंगे, और ये डेडलाइन रख दी गई है कि सारे जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं उनके पास जितने BS4 गाड़ियां हैं या तो वो उसको कन्वर्ट करें BS6 में या उसको रोल आउट करें, जल्दी जल्दी बाहर निकालें, और न्यू सेल नहीं होगा BS4 गाड़ियों का। ठीक, तो ये BS होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो बेसिकली ये एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया गया है। तो BS नॉर्म्स आर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द एमिशंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम मोटर व्हीकल। ठीक है, मोटर व्हीकल से जो भी धुआं हमारे बाहर निकलता है उनको रेगुलेट करने के लिए उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने सरकार ने एक लॉ सेट किया, एक नॉर्म सेट किया, इसको BS नॉर्म्स कहते हैं। इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 2000। ठीक है, अब ये जो BS में जो रेगुलेशंस हैं, इट लिमिट्स the release of air pollutants such as nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrocarbons, particulate matter, sulfur oxides from the internal combustion engines of the motor vehicle. तो ये लिमिट लगाता है बेसिकली ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो बाहर रिलीज हो रहे हैं, इन पे लिमिट होना चाहिए, कम से कम ही बाहर निकलने चाहिए। अब इनके नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है कि क्लीन फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, मतलब जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल किया जा रहा है उसको और रिफाइंड किया जाए, उसके अंदर जो पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं, सल्फर वगैरह है, उसको रिमूव कर लिया जाए, ताकि क्लीन फ्यूल जब गाड़ी में जाएगा तो जब वो बर्न होगा तो कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ कहा कि टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया जाए, जो इंजन्स बन रहे हैं गाड़ियों के उनको भी इतना ज्यादा एफिशिएंट बना दिया जाए कि पूरे फ्यूल को अच्छे से बर्न करें और बाहर कम से कम हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलें। जितना जितना ये स्टेज ऊपर बढ़ता जाता है उतना ज्यादा ये रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जाती है। मतलब BS4 में और अब जो चल रहा है BS6, इन दोनों में डिफरेंस ये है, 4 और 6 में ये मतलब होता है कि जो 6 है उसमें जो नियम कानून है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है और 4 में कंपैरेटिवली 6 से कम स्ट्रिक्ट है। इससे पहले जो होगा, लेट्स एज्यूम BS1, वो BS4 से भी कम स्ट्रिक्ट होगा। मतलब जितना ज्यादा नंबर बढ़ता जाता है उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जाती है, स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाती है। किससे स्ट्रिक्टनेस बढ़ती है? स्ट्रिक्टनेस बढ़ती है जो बाहर फ्यूम्स बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों से धुआं बाहर निकल रहा है, उसके अंदर स्पेशली सल्फर का कंटेंट बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो सल्फर के कंटेंट को ध्यान में रख के चीज की जाती है, और ये आइडिया बेसिकली यूरोप से लिया गया था। तो ये जो BS4 BS6 नॉर्म्स हैं, these are based on the similar norms in Europe called as Euro 4 Euro 6। अब यही BS4 BS6 व्हीकल्स अगर आप यूरोप में लेंगे तो उसको Euro 4 Euro 6 के नाम से बोला जाएगा। ठीक, तो अब डिसीजन ये हुआ था बहुत पहले इनिशियल लेवल पे भी कि BS5 को लॉन्च किया जाएगा 2021 तक। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो उस समय BS5 व्हीकल्स और BS5 फ्यूल मिलना चाहिए, और बात ये हुई थी कि BS6 को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन, अलार्मिंग स्टेज पे जो पोल्यूशन बढ़ रहा था, तो उस पर फैसला लेना पड़ा कि हम BS6 नॉर्म्स को 2020 में ही ले आते हैं और BS6 को हटा ही देते हैं, सीधे हम जंप कर जाते हैं BS4 से BS6 पे। ठीक है, क्योंकि लगातार पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है और इंडिया की अपनी कुछ ऑब्लिगेशन भी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि इंडिया को हर साल अपने जो कार्बन फुटप्रिंट है, जितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या पोल्यूशन बाहर निकाल रहे हैं, उसको भी कम करना बहुत जरूरी है। तो उन सब चीज़ों को भी फुलफिल करने के लिए और पोल्यूशन को सेट करने के लिए, पर्टिकुलर लेवल पे एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए सरकार ने और स्ट्रिक्ट वाले गाइडलाइंस को फॉलो किया, सीधे BS4 से BS6 को जंप मार दिया। ठीक है, तो एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, इसको हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे डिटेल में, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक अलग से कन्वेंशन एजेंसी बनाई गई है यूनाइटेड नेशंस की, कई सारे कंट्रीज का पार्ट है, इंडिया भी है। तो इंडिया के भी कुछ कमिटमेंट्स हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ UNFCCC, और ये हैं INDC कहा जाता है इसको, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इनको डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि हर एक कंट्री का एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए।
तो जो भी यूएनएफसीसी की मेंबर्स कंट्रीज हैं उनका एक खुद का अपना कमिटमेंट है कि हाँ हमें हर साल इतना पोल्यूशन कम करना है अपनी कंट्री में। तो ऐसे ही इंडिया के भी कुछ ऐसे गोल्स हैं जो इंडिया को फुलफिल करना है, उसके लिए भी इंडिया ने क्या किया, सीधे BS6 पे जंप मार दिया। जैसे इंडिया को जो भी हमारा टोटल एमिशंस निकलते हैं उसको अपने GDP की कंपैरिजन में, भाई हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग धुआं बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एमिशंस निकल रहे हैं, हमें एमिशन को कंट्रोल करना है 2030 तक, और उसको ले आना है उस लेवल पे जब हमारे यहाँ पोल्यूशन 2005 में जितना था उस पोल्यूशन लेवल तक हमको पहुंचना है 2030 में। मतलब ऐसा नहीं कि 2030 आते आते हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाए, हम इतना ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल और एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें कि हम जो 2005 में पोल्यूशन लेवल था उस तक पहुंच जाए, ठीक है। ये एक इंडिया का अपना एक कमिटमेंट है। उसके साथ साथ इंडिया का कमिटमेंट ये भी है जिसके लिए आप देखते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना, मोदी जी लगातार सोलर एनर्जी को जो है प्रमोट करते रहते हैं। तो इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब ऐसे एनर्जी जिसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, मतलब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके अलावा कुछ यूज करना, जैसे कि सन एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह, ठीक है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू 40% बाय 2030। मतलब जो देश में बिजली वगैरह बन रही है जब पहुंचाई जा रही है उसमें हम लोग जो शेयर है कोल, पेट्रोलियम का उसको कम करके हम यूज क्या करना शुरू कर दे, सोलर एनर्जी। तो 2030 तक हमारे देश में क्लीन फ्यूल यूज होना ज़्यादा चाहिए, स्पेशली सोलर एनर्जी बहुत यूज होना चाहिए, इसलिए सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया बीजेपी गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ कमिटमेंट ये भी है इंडिया का यूएनएफसीसी में कि 2030 तक इंडिया को अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, ठीक है। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है उसमें दिखता है कि हाँ इंडिया का फॉरेस्ट कवर लगभग कितना है, तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है। आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो अपने आप में नेचुरल कार्बन सिंक हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना जानते हैं, ठीक है। तो एनहांस द फॉरेस्ट कवर विच विल एब्जॉर्ब अबाउट 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030। तो इंडिया को खूब सारा प्लांट्स लगाना है, एफॉरेस्टेशन करना है, वृक्षारोपण करना है। तो आप देखते रहते हैं कि बीजेपी सरकार हर बार पेड़ पौधे लगाती रहती है, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंडा तो अलग बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के साथ भी हमारे अपने कमिटमेंट है जो कि हमें करना है, तो इसलिए भी फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इन सब से भी क्या होगा, अल्टीमेटली पोल्यूशन पे हम कंट्रोल पा पाएंगे। अब BS4 और BS6 में क्या डिफरेंस ये देख लीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन BS4 एंड BS6, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का होता है, वो होता है सल्फर कितना प्रेजेंट है। जिस भी फ्यूल में, तेल में, मतलब मैं बात पेट्रोल डीजल की कर रहा हूं, जितना कम सल्फर होगा उस फ्यूल में उतना ज्यादा एफिशिएंट वो तेल होगा, वो फ्यूल होगा, क्योंकि इसको बर्न करने के बाद उतने कम अमाउंट ऑफ सल्फर बाहर निकलेगा, तो वो उतना ज्यादा कंपैरेटिवली एक क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू दूसरे फ्यूल्स। तो जितना ज्यादा सल्फर कम होगा उतना ज्यादा उस BS का नंबर होगा। मतलब जो BS के आगे नंबर लिखा है BS4, BS6, ठीक है, तो नंबर जैसे बढ़ता जाएगा, मान लीजिए कल को आ जाएगा BS7, फिर आज एक मतलब ये तो मैंने 8 लिख दिया, मान लीजिए BS7, BS8, ठीक है, फिर BS10, तो जितना नंबर आगे बढ़ता जाएगा इसका मतलब क्या हो रहा है, लगातार सल्फर कम किया जा रहा है, उसमें क्लीन किया जा रहा है फ्यूल को, ठीक है। सो द एक्सटेंट ऑफ सल्फर इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन BS4 एंड BS6 नॉर्म्स, ठीक है। अब BS4 में जो हमारे पेट्रोल बिकते थे पहले, अब तो आपको लगभग हर पेट्रोल पंप पे BS6 पेट्रोल और डीजल ही मिलेगा। तो BS4 फ्यूल्स कंटेन 50 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर। ये एक यूनिट है, इसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, कि 1 मिलियन में कितने सल्फर के पार्ट हैं। तो यहाँ पे 50 पार्ट्स पर मिलियन की 1 मिलियन में 50 हिस्से किसके होंगे, सल्फर के होंगे किसी एक फ्यूल में। तो 50 पार्ट्स पर मिलियन हैं सल्फर किसमें, BS4 वाले पेट्रोल डीजल में। लेकिन जो BS6 यूज हो रहा है, BS6 ग्रेड फ्यूल में क्या है कि सिर्फ 10 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर है, मतलब 1 मिलियन में सिर्फ 10 हिस्सा, मतलब 10 लाख में सिर्फ 10, ये है कंसंट्रेशन सल्फर का BS6 में, मतलब और कम हो गया सल्फर BS6 में। तो BS6 जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है, क्लीन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप जो धुआं बाहर निकल रहा है उसमें सल्फर कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो BS6 से फायदा ये है, इट कैन ब्रिंग पार्टिकुलेट मैटर इन डीजल कार्स डाउन बाय 80%। तो जो डीजल कार से धुआं बाहर निकल रहा है उससे जो पार्टिकुलेट मैटर बाहर निकलते हैं
अब उसमें 80% गिरावट आ जाएगी, 80% कम पार्टिकुलेट मैटर बाहर निकलेगा अगर हर डीजल कार में BS6 यूज होगा। उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह भी निकलते हैं डीजल कार से, वो भी 70% तक कम हो जाएंगे और पेट्रोल कार में 25% तक कम हो जाएंगे। ये डेटा सर्वे के अकॉर्डिंग पाया गया। और इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन की भी बात की गई BS6 नॉर्म्स में, और कहा गया कि कुछ हर एक व्हीकल में एक डायग्नोस्टिक सिस्टम को लगाया जाएगा। BS6 ऑल्सो मेक्स ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स। जितनी भी लग्जरी कार से बड़ी गाड़ियां हैं उसमें जनरली ये होता था पहले से ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया कि हर गाड़ियों में होना चाहिए। ये बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम, एक चिप होती है अटैच रहती है गाड़ी में, और वो हर एक चीज को मेजर करती है। ठीक है, उसके बाद ताकि जब भी आप अपनी गाड़ी को रिपेयर कराने टेक्नीशियन के पास ले जाते हैं तो वो उस कंप्यूटर चिप को एक्सेस करके एक मीटर के थ्रू रीडिंग्स के थ्रू चेक कर लेता है कि हाँ हमारी गाड़ी के जो इंजन है वो कितने एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउ एफिशिएंट द सिस्टम्स इन द व्हीकल आर, इसको चेक करने के लिए ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम्स का इस्तेमाल अब मैंडेटरी कर दिया गया। जितनी भी नई BS6 गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर ये डायग्नोस्टिक सिस्टम लगे हुए। उसके साथ साथ एक और रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम है RDE, रियल ड्राइविंग एमिशन। तो ये रियल टाइम में इंट्रोड्यूस किया, इट विल बी इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एक टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है गाड़ियों में, that will measure the emissions in real world conditions and not just under test conditions। किसी भी गाड़ी को चेक करने के लिए, चाहे उसका माइलेज चेक करना हो, पोल्यूशन चेक करना हो, तो उसको टेस्ट कंडीशन में चेक करते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीड पे चला के देखते हैं कितना माइलेज आ रहा है, कितना धुआं बाहर निकल रहा है, क्या है। तो ये टेस्ट कंडीशन हो गई। लेकिन हम और आप गाड़ियां कभी सड़क पे टेस्ट कंडीशन में नहीं चलाते, हम लोग रियल चलाते। कहीं गड्ढा आ गया तो ब्रेक मारना पड़ा, कहीं भीड़ आ गई, कहीं बहुत देर तक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं तो कितना फ्यूल बर्न हो रहा है, कितना धुआं बाहर निकल रहा है। तो रियल वर्ल्ड कंडीशन में भी चेक करने के लिए रियल ड्राइविंग एमिशन सिस्टम को भी लॉन्च किया गया और उस कार में लगाने की बात की गई, ताकि जो है रियल टाइम में हर एक गाड़ी कितना बाहर एमिशन निकाल रही उसको भी मेजर किया जा सके। तो ये सब सुझाव हैं BS6 सिस्टम से, और इनका इम्प्लीमेंटेशन होने के साथ साथ अब जो गाड़ियां आ रही हैं वो कंपैरेटिवली काफी क्लीन है। क्लीन मतलब धुआं कम निकालेंगी, पॉल्यूशन कम फैलाएंगी एज कम्पेयर टू नए पुराने वर्जन की गाड़ी। तो दोनों चीजें चेंज की गई हैं। एक तो फ्यूल को चेंज किया गया, BS4 से BS6 फ्यूल किया गया, और टेक्नोलॉजी को भी चेंज किया गया, जो कि BS6 फ्यूल को और एफिशिएंट बनाने का काम ये कि जो इंजन यूज हो वो भी ज्यादा एफिशिएंट हो। तो जो ऑटोमोबाइल्स हैं, सेक्टर है, हमारी गाड़ियां जो बना रही हैं, उन्होंने भी इंजन को और एफिशिएंट बनाना शुरू कर दिया है अब, ताकि वो BS6 फ्यूल को कंज्यूम और अच्छे से कर पाए और कम से कम एमिशन बाहर निकले। ठीक है, तो ये बेटा कुछ तरीके थे जिससे आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर हमने ये देखा कि एयर पोल्यूशन को चाहे इंडोर लेवल पे हो, इंडस्ट्रीज में हो, व्हीकल्स में हो, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्या डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाते हैं, कैसे उनकी वर्किंग होती है। ठीक है, और सरकार के क्या क्या जो है नॉर्म्स हैं, BS4 BS6 वगैरह क्या है, वो सब हमने इस लेसन में कवर अप किया।